मैं नीतीश कुमार आपके अपने ही चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बता दिया आपको। उसके बाद प्रकाश का कल का जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए हैं कि प्रकाश क्या गुण क्या होता है, कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या बात बताए। उसके बाद फिर आज के वीडियो में हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, प्रकाश के परावर्तन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे, प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पता ही है, प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। सम डिफिनेशन, कुछ परिभाषाओं की यहां पर बात करेंगे। जैसे दिया गया है किरण, कि किरण किसे कहेंगे, तो प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को, प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहा जाता है। और किरण में किसी एक तरफ क्या लगा देते हैं हम, एरो का निशान लगा देते हैं। चाहे आप इधर लगाइए या तो इधर लगाइए। क्या बोले परिभाषा, जरा फिर से सुनिएगा आप। बोल रहे हैं प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहा जाता है। यानी जब प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करता हो, यानी एक सीधी रेखा में गमन करता हो, चाहे वो इधर गमन कर रहा हो, इधर गमन कर रहा हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आपका गमन कर रहा हो, एक सरल रेखा में होना चाहिए, वक्र नहीं, टेढ़ा लंगड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से जिगजैग लहरिया कट नहीं होना चाहिए। यानी प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है किरण माला, रे के बाद बेम ऑफ रे। किरण माला, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण माला। जैसे आप मोतियों के समूह को मोती का माला कह देते हैं, नेवारियों के समूह को आटी कहते हैं, और आटियों के समूह को पुंज कहते हैं। उसी तरह से किरणों के समूह को किरण माला या किरण पुंज का नाम देंगे। या तो किरण माला कहिए या तो किरण पुंज कहिए, बात दोनों एक ही है। क्या बोले, जरा फिर से सुनिएगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। जैसे मोतियों के समूह को मोती का माला कहते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण माला का नाम देंगे। बहुत सारा किरण अगर एक साथ आपको जुड़ा हुआ है, ढेर सारी किरणें अगर एक साथ जुड़ी हुई है, तब उसे हम किरण पुंज का नाम देंगे। जब एक साथ बहुत सारी किरणें अगर जुड़ी हुई है, तब उसे हम लोग किरण पुंज का नाम देंगे। ये किरण है और ये किरण का पुंज है, बहुत सारे किरणों का समूह को किरण पुंज का नाम देंगे। उसके बाद आ जाता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, जब किरणों का समूह परस्पर समानांतर, परस्पर समानांतर, जब किरणों का समूह परस्पर, किरण पुंज मतलब किधर से कैसे भी आ रहा है जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किंतु समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे हम, तो समानांतर किरण पुंज का मतलब हुआ जब किरणों के समूह परस्पर समानांतर, जब किरणों का समूह परस्पर समानांतर हो। परस्पर यानी एक दूसरे के बीच, समानांतर का मतलब समझते हैं जब दो किरणों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल क्या हो, समान हो। जब दो किरणों के बीच की दूरी बिल्कुल समान हो, तब उसे हम लोग समानांतर कहते हैं। और जब समानांतर किरणों के समूह जब परस्पर समानांतर हो, तब उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज का नाम देंगे। क्या बोल रहे हैं, फिर से जरा समझिए आप। समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे हम, तो जब किरणों का समूह परस्पर क्या हो, समानांतर हो, यानी एक दूसरे पर समानांतर हो, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, और एक है अपसारी। अभिसारी अपसारी, अभिसारी अभिसारी। एक को बोलेंगे कन्वर्जेंट बेम और एक को बोलेंगे डाइवर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट और एक को बोलेंगे डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब सिकुड़ना और डाइवर्जेंट मतलब फैल जाना। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें
विभिन्न बिंदुओं से निकलकर किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है, तब उन्हें हम लोग अभिसारी कहेंगे, यानी कन्वर्जेंट कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंदुओं से निकल करके अलग अलग सोर्सों से, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, लैंप हो, लालटेन हो, कहीं से भी, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंदुओं से निकल करके जब एक बिंदु पर इकट्ठा होगा, तब उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज का नाम देंगे, या कन्वर्जेंट। कन्वर्ज मतलब एक जगह पर लेकर के आना। जैसे आप चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए कि कन्वर्जेंट रेंज क्या होगा आपका। जैसे एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, और इस एक बिंदु पर विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश क्या होगा ना, यहाँ से आएगा, विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश यहाँ से आएगा। ये जरा देखिए ध्यान से, विभिन्न बिंदुओं से निकलेगा, अलग अलग बिंदुओं से आकर के निकलेगा, विभिन्न बिंदुओं से निकल करके किसी एक बिंदु पर क्या होगा, आकर के मिलेगा। तो ये विभिन्न बिंदुओं से आकर करके एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। और जब विभिन्न बिंदुओं से आकर के किसी एक बिंदु पर अगर आकर के मिल जाए, तब उसे ही हम लोग कहेंगे क्या चीज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी यानी विभिन्न बिंदुओं से, जैसे विभिन्न बिंदु से आ रहा है और एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है, ये मिल जा रहा है। विभिन्न बिंदुओं से आकर के किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाना, उसी को हम लोग अभिसारी कहेंगे। और अपसारी मतलब हुआ पसारी। अपसारी मतलब पसारी। अपसारी मतलब पसारी। जैसे गेहूं का ढेरी कैसे होता है, गेहूं का ढेरी आप बचपन में देखे होंगे, मम्मी बोलती होगी कि जरा बेटा गेहूं जोड़ कर दो, तो कैसे एकदम ढेरी ढेरी लगा देते थे, ठीक है। और उसके बाद गेहूं के ढेरी को अगर मान ले कि पसारना है तो छितरा देते थे कि नहीं। तो ढेरी करना मतलब गेहूं, चावल, गेहूं, धान, कुछ को अगर ढेरी करना है तो एक जगह आप इकट्ठा करते हैं, तो जब इकट्ठा किसी चीज को किया जाए तब उसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी। और जब उसी चीज को फैला दिए तब उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी या पसारी, सॉरी अपसारी या पसारी। अपसारी पसारी, अपसारी पसारी। तो विभिन्न बिंदुओं से निकलकर किसी एक बिंदु पर अगर आकर के मिल रहा है, तब उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और एक बिंदु से निकलकर विभिन्न बिंदुओं में फैल गया, एक बिंदु से निकल करके ये विभिन्न बिंदुओं में अगर फैल जा रहा है, तब उसे हम लोग अपसारी यानी पसारी। अपसारी किरण पुंज है मतलब पसारी, अभिसारी नहीं बोल रहे, अपसारी मतलब पसारी। उम्मीद है आप बात को समझ गए। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु से इधर जा रहा है, 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 यानी विभिन्न बिंदुओं में क्या हो गया, फैल गया। यानी तीर पर थोड़ा सा गौर करेंगे आप, तीर पर देखिए, यहाँ से एक बिंदु से निकल कर करके वो बाहर बाहर की ओर क्या हो रहा है, दिखाई आपको दे रहा है। उम्मीद है ये पांचों के पांचों परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम। किरण, प्रकाश के किसी सरल रेखीय गमन पथ को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण कहेंगे। प्रकाश के एक सरल रेखीय गमन पथ को, मतलब जब प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में अगर गमन कर जाए तो उसे हम लोग किरण का नाम देंगे, और किरणों के समूह को किरणमाला का नाम देंगे। और जब प्रकाश की किरणें परस्पर समानांतर हो तब उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। और जब विभिन्न बिंदुओं से निकलकर किसी एक बिंदु पर अगर किरणें आकर के जमा हो जाए तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। जैसे गेहूं को आप इकट्ठा कर लिए तो अभिसारी, और जब वही गेहूं को क्या कर लिए, फैला दिए, तब अपसारी। अपसारी मतलब पसारी, यानी एक बिंदु से यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर विभिन्न बिंदु से एक बिंदु पर आता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन की ओर चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जरा सा इसको समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन का मतलब होता है, परावर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी चीज को टकरा करके लौट गया, कोई भी चीज। जैसे आप बॉल को दीवार पर मारते टकरा करके वापस आ जाता है कि नहीं, तो परावर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा गया प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश किसी चीज से टकरा करके अगर लौट गया है तब उसे हम लोग परावर्तन कहेंगे। आप अक्सर प्रकाश के परावर्तन को अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में आप इसको यूज किए होंगे। हमेशा हर बच्चा ये डेली लाइफ में यूज करता है। जैसे
आप देखते होंगे बचपन में, आप छोटा सा एक शीशा ले लेते होंगे, और शीशा ले लेने के बाद यहाँ से शीशा ले लिए और उधर बच्चा को चमका रहे हैं आप, और वो बच्चा सोच रहा है किधर से आ रहा है ये प्रकाश, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश यहाँ पर शीशे पर पड़ता था, और शीशा पर से हट कर करके किसी दूसरे बच्चा के आंख पर, मुंह पर लगा देते थे कि नहीं हम लोग। यानी उसी चीज को हम लोग यहाँ पर परावर्तन का नाम देंगे। परावर्तन यानी किसी चीज को टकरा करके लौट जाना, वो परावर्तन है। किंतु प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना, या पुनः उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन का नाम देंगे। जरा फिर से वापस समझने का प्रयास कीजिए कि क्या हम बोल रहे हैं यहां पर। जैसे ये कोई सतह है, समझ लीजिए कि ये दर्पण है, ये एक दर्पण है, और जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलकर जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलकर चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को का मतलब क्या हुआ सर? तो जैसे ये मान लो कि ये हवा से आ रहा है, हवा एक माध्यम है, तो हवा से ये आ रहा है, तो देखिए हवा में ही लौट जा रहा है कि नहीं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। परावर्तन का मतलब होता है भाई मेरे, किसी चीज को टकरा करके लौट जाना, किंतु प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश किसी चीज से टकराया और टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे ये कांच है, ये दर्पण है, और इस दर्पण पर किरणें आपतित हुई और उसी दिशा में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलकर चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। किसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसके बाद जरा इसको थोड़ा सा और समझिए आप। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो दो नियम। अब ये दो नियम क्या होता है, जरा इस बात को समझिएगा। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ये आने वाली किरणें है तो इसका नाम देंगे आपतित किरण। ये आने वाली किरणें है इसलिए इसका आपतित किरण, और ये जाने वाली किरणें हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। ये नहीं कि जापतित किरण बोल दिए, परावर्तित किरण बोलना है, जापतित किरण नहीं बोलना है। यानी ये जाने वाली किरणें हैं इसलिए इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और इसे बोलेंगे हम अभिलंब, नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब, नॉर्मल बोलेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, जरा इस बात को समझिए। आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। यानी जब प्रकाश की किरणें आपतित हुई और परावर्तित हुई, और जब अभिलंब हम डालेंगे तो ये तीनों के तीनों किरणें कैसी होनी चाहिए? एक बिंदु पर मिलना चाहिए। यानी एक बिंदु पर ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक यहां आया, एक यहां से गया और एक यहां आया, तो देखिए तीनों अलग अलग पॉइंट पर है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतित किरण
कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल। ये आपतन बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग नाम देंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है ये, यानी ये इसी बिंदु पर आपतित हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, आपतन, आपतन बिंदु। तीर को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आने वाली किरणें हैं इसलिए इधर से तीर लगा हुआ है, ये जाने वाली किरणें हैं इसलिए इधर से ये तीर लग गया। ये अभिलंब है तो अभिलंब। उम्मीद है आपको पहला नियम समझ में आया होगा। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। पहला क्या बोले, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है इसका कि आपतन कोण यानी ये वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनाया गया है इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। और आपतन कोण यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंस रे, इसीलिए इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिफ्लेक्ट रे है इसलिए इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो कोण होगा बाबू मेरे, वो क्या होगा, आपतन कोण होगा, आपतन कोण। और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, इससे पहले तो समझ गए कि तीनों एक ही पॉइंट पर आना चाहिए। और इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा। अर्थात अगर 30 डिग्री से आ रहा है तो जाएगा भी कितना डिग्री से, 30 डिग्री से। यानी अगर 30 डिग्री से आपतित हो रहा है तो जाना भी कितना है, 30 डिग्री से। अगर आ रहा है 90 डिग्री से तो जाएगा भी कितना डिग्री से, 90 डिग्री। अगर आ रहा है 60 डिग्री तो जाना भी कितना है, 60 डिग्री से। किंतु अगर आ रहा है 60 डिग्री से और जा रहा है 70 डिग्री से तो यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पालन नहीं कर रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करना मतलब जिस एंगल से आपतित हो रहा है उसी एंगल से क्या होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए, तभी प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के हमने आपसे बात क्या किया, हम बोले कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलकर चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से क्या होना चाहिए, चल जाना चाहिए। उम्मीद है आपको इतना बात समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो प्रकाश के परावर्तन है ना भाई, इस प्रकाश के परावर्तन को हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, तो दर्पण में यूज करते हैं। इसका दर्पण में, अलग अलग तरह के दर्पण में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये परावर्तन का जो नियम है, ये प्रकाश का जो परावर्तन हमने पढ़ा है, ऐसे परावर्तन का घटना आप बहुत जगह देखते होंगे। आप जैसे आप बालू उलू का ढेरी देखते होंगे ना, बालू, तो बालू पर देखिएगा तो सूर्य का प्रकाश जब आपती तो देखिए चमकेगा वो। नहीं तो शीशा वाला तो बताइए कि आपको शीशा वाला बचपन में आप, हम लोग बहुत सारा करते हैं, आप लोग भी किए होंगे और अभी भी करते भी होंगे आप लोग। ठीक है, आप तो खैर बड़े हो गए तो आप थोड़ा कम करते होंगे, लेकिन बचपन में ये सब लोग करता है कि छोटा सा ग्लास लिया और किसी के मुंह पर चमकाना शुरू कर दिया। तो चमकाने का मतलब है क्या, चमकाने का मतलब यही हुआ कि परावर्तन कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश उस पर आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सर इस प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ करके क्या करेंगे सर, तो इस प्रकाश का परावर्तन पढ़ कर करके आप अप्लाई करिएगा इसको किसी दर्पण में। ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसका हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, तो दर्पण में। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा दर्पण। दर्पण, दर्पण यानी मिरर, मिरर, दर्पण, मिरर। अगर मैं आपसे कहूं कि दर्पण क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दर्पण है, तो जवाब है नहीं। ये दर्पण, क्या ये दर्पण है, तो जवाब है नहीं। क्या ये दर्पण है, तो जवाब है। दर्पण का परिभाषा होता है कांच का वह टुकड़ा, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलय किया गया हो। कांच का वह टुकड़ा
जिसका एक भाग कलय किया गया हो, कॉमा उसे क्या बोलेंगे तो दर्पण बोलेंगे। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलय किया गया हो, पेंट किया गया हो, रंग दिया गया हो, उसे हम लोग क्या नाम देंगे भाई मेरे, तो दर्पण या मिरर कहेंगे। तो बताइए इसमें कहीं कलय किया गया है? जब आप इसमें देखिएगा तो सामने आर पार दिखाई देगा कि नहीं? इसमें भी देखिएगा तो आर पार दिखाई देगा कि नहीं? इसमें भी देखिएगा तो आर पार दिखाई देगा कि नहीं? तो कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलय किया गया उसे हम लोग दर्पण का नाम देंगे। तो जैसे ही हम इसको कलय कर देंगे, जैसे इस तरह से पेंट कर दिए हम, तो अब ये बन गया दर्पण। क्या बन गया? ये दर्पण बन गया। और इसका हम ये भाग कलय कर दिए तो ये भी क्या बन गया? दर्पण। अब ये दर्पण बन गया है, अब ये दर्पण बन चुका है, इससे पहले दर्पण नहीं था। और इसका भाग हम कलय कर देंगे तो ये भी बन गया क्या चीज? दर्पण। क्या बन गया ये? अब ये दर्पण। तो दर्पण की पहचान आपको करना है तो उसमें देखिएगा एक भाग आपका कलय किया गया रहता है। आप बचपन में जैसे छोटा वाला शीशा रहता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, निकाल देते थे, और निकालने के बाद देखते थे उस पर ना एक पेंट लगा हुआ रहता था, उस पर एक पेंट लगा हुआ रहता था, ठीक है। और उस पेंट को एक बार खखोर देते थे तो खखोरने के बाद पता चलता था पूरा एकदम आर पार दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही एक तरफ लगा हुआ रहता था तो सिर्फ हमारा उसमें वो चेहरा ही दिखाई देता था, उससे आर पार दिखाई नहीं देता था। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि दर्पण क्या है सर, दर्पण क्या है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो कलय किया गया रहता है, ये जो आप दर्पण में कलई भाग जो देखते हैं वो कलई किस चीज का होता है? तो कलई का जो पार्ट होता है, कलई किससे करते थे? ऐसे तो बहुत सारे पदार्थ है कलई करने का, लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड यानी उसके अंदर जो कलय हम लोग पीछे जो किए हुए रहते हैं वो रहता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। जनरली सिल्वर ब्रोमाइड का ही उस पर क्या रहता है, परत कोटिंग किया रहता है, परत चढ़ाया हुआ रहता है। तो एक नंबर में सवाल भी आ जाता है कि बताइए दर्पण में जो कलय किया गया भाग, जो कलय होता है वो आखिर किस चीज का होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। जवाब क्या देंगे आप? सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। दर्पण कितने? तो दो प्रकार। एक को बोलेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक को बोलेंगे हम गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब हम समझते हैं समतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल समतल, एकदम प्लेन, सरदर बराबर, यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन हो उसे हम लोग समतल दर्पण का नाम देंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम लोग क्या नाम देंगे भाई मेरे? गोलीय दर्पण का नाम देंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, पूरा प्लेन हो, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण का नाम देंगे, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण का नाम देंगे। और इस गोलीय दर्पण को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलेंगे उत्तल दर्पण, एक को बोलेंगे उत्तल दर्पण, और दूसरे को बोलेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब जरा सा इसके परिभाषा को जरा समझ लीजिए। कई बार बच्चा को ना उत्तल अवतल बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि कौन सा उत्तल दर्पण होगा सर और कौन सा अवतल दर्पण होगा। समतल दर्पण तो सब बच्चा को पता रहता है कि सीधा खींच दिए, कलय कर दिए तो बन गया क्या चीज? समतल दर्पण। लेकिन उत्तल अवतल में कई बार चित्र बनाने में ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों लोग को। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है आपका, तुम कैसा भी बना लो, ऐसा कैसा भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे जैसे तुमको रखना है वैसे तुम रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं।
हमेशा उत्तल और अवतल में बनाने के लिए आप एक सर्कल बना लीजिए, और हमेशा जब भी आप पॉलिश कीजिए, जब भी आप रंगिए, हमेशा किधर, राइट साइड। हमेशा जब भी आप कलर करो तो क्या करो, राइट साइड, और बीच से इसको रफ कर दीजिए। और उत्तल, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, जिसका परावर्तक सतह कौन होता है सर, जहां से किरणें, जिधर से चेहरा देखते हैं, जिधर से चेहरा देखते हैं ना भाई, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। बोलो, इधर से चेहरा देखोगे कि इधर से, तो कहोगे सर इधर से चेहरा देखेंगे, उन्हें कैसे दिखेगा सर, इधर से चेहरा देखेंगे। तो जिधर से तुम चेहरा देख रहे हो, वही तुम्हारा क्या, परावर्तक सतह है, जहां से किरणें रिफ्लेक्ट होती है। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उठा हुआ, उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो जिसका परावर्तक सतह, जैसे समझो एक बात, ये गड्ढा है, ये ऊंचा है, ये गड्ढा, ये ऊंचा। नहीं तो देखिए, नया नया डब्बू लाते नहीं खरीद करके, कि नहीं, मम्मी उम्मी कभी नया नया डब्बू खरीद करके लाई होगी, तो कहिएगा हाँ सर डब्बू तो देखे हैं। नया नया जब डब्बू रहता है तो उसमें ऐसे देखिएगा तो आपको जन आएगा, चेहरा उसमें दिखेगा। तो एक दने गड्ढा, एक दने ऊंचा, तो ऊंचा दने से भी दिखाई देता है और गड्ढा दने से भी दिखाई देता है आपको। तो जिधर ऊंचा दिख रहा है, तो उठल मतलब ऊंचा है, तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है उसे अवतल दर्पण का नाम देंगे। और इसका चित्र कैसा होगा, तो देखिए हमने ऐसा बना दिया, ठीक। अब ये उत्तल है, ये अवतल है, हम ऐसा क्या बोले थे, हमेशा राइट साइड पॉलिश करना है। तो बताओ, राइट साइड में अगर पॉलिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं। अब देखो, इसको छू करके देखो, परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ है कि नहीं। अब जैसे ही परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो समझ जाएंगे कि उत्तल दर्पण है ये, क्या है ये, उत्तल दर्पण। और इधर से देखिए, इसमें कलर किधर करेंगे, राइट साइड, हमेशा राइट साइड। अब देखिए, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, तो समझ जाएंगे क्या है ये, अवतल दर्पण है। और जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन रहेगा उसे क्या बोलेंगे आप, समतल दर्पण कहेंगे। तो बोलिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये तीनों दर्पण समझ में आया आपको कि क्या होता है समतल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण, क्या होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण। अभी तो सिर्फ परिभाषा ही बता रहे हैं आपको, इसका डिटेल भी हम करेंगे, बकायदा इसका उपयोग बताएंगे आपको। उसके बाद किस तरह से हम लोग किस तरह से हम इसका प्रतिबिंब कैसे उत्तल दर्पण में बनता है, कैसे अवतल दर्पण में बनता है, कैसे समतल दर्पण में बनता है, ये सारा का सारा कहानी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहले इतना बात को आप समझिए कि समतल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ उसे अवतल दर्पण। बनाने का तरीका आपको जस्ट बताएं कि हमेशा जब भी उत्तल अवतल, समतल में कोई दिक्कत नहीं होगा, उत्तल अवतल जब भी बना रहे तो कुछ मत करो, एक सर्कल बनाओ। एक सर्कल बनाने के बाद हमेशा किधर पॉलिश करना है बाबू, तो राइट साइड, दायां हाथ तरफ हमेशा पॉलिश किधर करना है, राइट साइड। अब देखो, राइट साइड यहाँ पर पॉलिश कर दिए, इधर भी राइट साइड पॉलिश कर दिए, और इसको मिटा दिए। और मिटाने के बाद छू करके अपने से देखो, अच्छा ये उभरा हुआ है, अच्छा सर बताए थे उभरा हुआ मतलब डबुआ ये रहेगा ने, तब उसको हम बोलेंगे उत्तल, यानी ये वाला है उत्तल। और अच्छा, इसका परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। उम्मीद है आपको इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं उस प्रकार का वीडियो आपको बना करके लाऊंगा, ठीक है। और जैसे आप छोटे बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, वैसे हमें भी आप सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करते जाएंगे, क्योंकि एक यूट्यूबर क्या होता है ना, वो आपके प्यार और आपके लाइक और आपके शेयर और सब्सक्राइब का भूखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, यकीन मानिए आपसे मतलब यहाँ इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, हर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद भारत।